नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। जो इंडिया के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैं लेके आया हूं, जो आपके आने वाले सारे एग्जाम के, जितना भी एग्जाम होने वाला है आपका, अभी लेबर इंस्पेक्टर है और आपका जो बाकी सब एग्जाम है, RI है, पटवारी है, जो आने वाला है, ADO है, सारे एग्जाम के लिए इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आएंगे। तो वो देखते हुए पैटर्न, वर्तमान पैटर्न को देखते हुए क्वेश्चन जो है वो आपको करवाने की कोशिश करूंगा, प्रैक्टिस करवाने की। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, और अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और ये लास्ट 6 मंथ का है। ठीक है, मैं कोई प्रॉपर 1 मंथ का नहीं करवा रहा हूँ, लास्ट 6 मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो मैं करवाऊंगा। छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स भी हम लोगों ने किए हुए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, उसके और भी वीडियोस आएंगे और सारे करंट अफेयर्स कवर होंगे आपके। तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स मैं आपको करवा रहा हूँ, रैंडम जो इंपॉर्टेंट है उस तरीके का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 14 मई 2023 को दोहा कतर में संपन्न विश्व जूडो चैंपियनशिप 2023 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? कौन सा विनर रहा है, ये पूछ रहा है। अब इसमें ऑप्शन है जापान, फ्रांस, चीन और इजराइल। ठीक, तो यहां पर देखिए, यहां पर जापान जो है वो पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसको आप पॉज करेंगे वीडियो को और खुद से लगा के देखेंगे अगर आपको पता है तो, और नहीं होगा तो फिर यहां पर देखेंगे। ठीक, तो यहां पे जापान जो है वो पदक तालिका में फर्स्ट नंबर पे रहा है। यहां पे आप अगर देखेंगे आप ये तालिका में, तो आपको दिख रहा होगा पदक तालिका में कि यहां पर फर्स्ट कौन है, जापान। ये जापान ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत पदक जीते हैं, 4 कांस्य पदक जीते हैं, टोटल 11 पदक जो है वो जापान ने जीते हैं। और फर्स्ट रैंक को ही याद रखना। देखो, यहां पर जो आप व्यापम का करंट अफेयर्स जब आप देखेंगे ना, तो उसमें बहुत ज्यादा डीप नॉलेज रखने का जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स में बेसिक जानकारी रखो कि ऊपर ऊपर से क्या क्या चीजें हैं। ठीक, कथन करण टाइप का सवाल नहीं आता है, डायरेक्ट वन लाइनर आता है। कोई कोई सवाल में एक आध बार कभी किस्मत खराब है तो भले पूछ दिया, लेकिन एक करंट अफेयर से संबंधित जितनी भी चीजें, अब आपको यहाँ पर जापान ने कांस्य पदक कितने हासिल किए उतना याद रखने का जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा कौन हासिल किया, ज्यादा से ज्यादा आप याद रखो पहला दूसरा, बस। टोटल पदक 11 है। दूसरा फ्रांस देखिए आप, फ्रांस ने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं 2, रजत पदक 3, कांस्य पदक 2, कुल पदक 7। जॉर्जिया तीसरे नंबर पर रहा है। तो जापान, फ्रांस, जॉर्जिया, ऐसे याद रखना। स्वर्ण पदक 2, रजत पदक 1, कांस्य 1 और कुल पदक 4 हासिल किए। उसी तरीके से इजराइल ने टोटल 30 पदक और कनाडा ने टोटल 2 पदक हासिल किए। ये सीक्वेंस है इसका। विश्व जूडो चैंपियनशिप, ये अच्छे से याद रखिएगा, जो विश्व जूडो चैंपियनशिप था, ठीक है, तो विश्व जूडो चैंपियनशिप जो है वो आपका विश्व जूडो चैंपियनशिप 2023 जो है वो आयोजित हुआ था 7 से 14 मई 2023 को, आयोजन स्थल दोहा कतर। सबसे इंपॉर्टेंट है यही, दोहा कतर में आयोजित हुआ था, ये याद रखना अच्छे से। विश्व जूडो चैंपियनशिप कहां आयोजित हुआ था, दोहा कतर में। रैंक 1 किसका है, फर्स्ट नंबर जो विनर है वो जापान का। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहां पे देखिए 2 मई 2023, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है, मई 2023 में कौन सा शतरंज खिलाड़ी भारत का 82वां ग्रैंड मास्टर बना? 82 ग्रैंड मास्टर, 82वां ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर किसमें, कौन से खेल में जो विनर रहता है उसको ग्रैंड मास्टर कहते हैं? तो वो चेस है। ठीक है, चेस। तो यहाँ पे वी प्रणीत, SP सेथुरमन, आदित्य मित्तल और अखिल निरंजन। तो यहाँ पर आएगा आंसर ए, वी प्रणीत। वी प्रणीत यहाँ पे देखिए, तो ये 82वें ग्रैंड मास्टर बन गया है। ठीक, भारत का। तेलंगाना, अच्छा इनका एक चीज और याद रखिएगा, ये कौन से राज्य से संबंधित है? तेलंगाना के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं। तो कौन से राज्य से संबंधित है? वी प्रणीत जो है वो तेलंगाना से। तो यहाँ पर आप वी प्रणीत जो है वो ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। ये तेलंगाना राज्य से 6वें हैं और भारत में 82वें स्थान के हासिल किया इन्होंने, लेकिन अपने स्टेट में तेलंगाना में 6वें ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक, बाकू ओपन 2023 के अंतिम दौर के दौरान अमेरिका के GM हंस नीमन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। किसको हराया है? GM हंस नीमन को हराया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिकेटर ने IPL में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यहां पे आप देखिए, सिमरन हेटमायर, यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर और सूर्य कुमार यादव। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? बी, यशस्वी जायसवाल। 13 बॉल में अर्धशतक, 13 बॉल में 50 रन बनाया इन्होंने।
देखा था आप लोगों ने इनका पारी, 13 बॉल में 50 रन। ठीक, ये कौन से टीम के साइड से खेलते हैं? राजस्थान रॉयल, राजस्थान रॉयल के प्लेयर है यशस्वी जायसवाल। तो यहाँ पे क्या बोला है? सबसे तेज अर्धशतक बनाने का आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक इनके नाम में है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने 11 मई 2023 को इन्होंने खेला था। डेट याद रखने की जरूरत नहीं, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं। यशस्वी जायसवाल, इनकी टीम का नाम याद रखना अच्छे से, इनकी टीम का नाम याद रखना, राजस्थान रॉयल के साइड से खेलते हैं ये। ठीक, कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इन्होंने अर्धशतक बनाया, 13 गेंदों पर 50 रन बनाए। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए, मई 2023 में भारत के किस हवाई अड्डे पर भारत का पहला रीडिंग लाउंज खोला गया है? अब ये रीडिंग लाउंज क्या है? रीडिंग लाउंज में अलग अलग साहित्य, लिटरेचर से संबंधित, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीजें जो है, जो इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारा चीज से रिलेटेड जो है वो किताब जो है वो आपका रीडिंग लाउंज में, एक लाइब्रेरी है मतलब, तो वो एयरपोर्ट में बनाया गया रीडिंग लाउंज। तो देश का पहला एयरपोर्ट, पहला रीडिंग लाउंज कहां बनाया गया, किस एयरपोर्ट में बनाया गया है? इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता और चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। कहां बनाया गया है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी, लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। यहाँ पर आप रीडिंग लॉन्च देख सकते हैं। यहाँ पे अनेक तरीके की किताबें रखी हुई है, जैसे कि लाइब्रेरी में रखा रहता है, साहित्य से, लिटरेचर से, सब सारी तरीके की, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारा चीज, इतिहास वगैरह का सारा किताब रखा हुआ है। यहाँ पे जाके आप फ्री में एक्सेस कर सकते, पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पुस्तक माई लाइफ एज ए कॉमरेड, माई लाइफ एज अ कॉमरेड किसने लिखी है? अभिनव मनोहर, के शैलजा एवं मंजू सारा राजन, सी शोभना भारती एवं अदिति पाठक और डी अरुंधति राय। तो आप लोग खुद से लगाइए, इसको पॉज करके उसके बाद फिर आंसर देखिएगा। तो इसका आंसर मैं बताता हूं आप लोग को, के शैलजा एवं मंजू सारा राजन। यहां पर आप देखेंगे के शैलजा का इमेज दिख रहा है। के शैलजा जो थी वो इन्होंने अपने बचपन से लेके अपना ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, मतलब यहां पर आप देखेंगे अपने उस दौर के बारे में, मालाबार में केरल में है मालाबार, वहां पर अपने जीवन की शुरुआत की थी बस्ती में, और उन्होंने राज्य सरकार में कैबिनेट तक पद तक हासिल किया उन्होंने। तो यहाँ पर बस्ती में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, मतलब वहां से चली थी वो, और कितने उच्च पद पे पहुंची, कैबिनेट मिनिस्टर के पद पे। तो वो उन्होंने अपना लाइफ स्टोरी को क्या किया है, यहाँ पर इस किताब के माध्यम से बताया है। ठीक है, अपनी लाइफ स्टोरी को, माई लाइफ एज अ कॉमरेड। ठीक, कॉमरेड का मतलब क्या होता है? कॉमरेड का मतलब समझते हैं? कॉमरेड का मतलब अपने लिए लड़ने वाला, अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाला कहलाता है कॉमरेड। ठीक, तो ये उनके हिसाब से बताया है। इस पुस्तक का मलयालम अनुवाद, अच्छा ये याद रखिएगा ना, मलयालम अनुवाद किसने किया है? एस सिथारा ने किया है। एस सिथारा के द्वारा इसका मलयालम अनुवाद किया गया है। आगे देखते हैं। कौन सा राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक, डिजिटल हेल्थ कार्ड क्या है भाई? बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का उस हेल्थ कार्ड में ब्यौरा रहेगा। ठीक, जिसके आधार पर राज्य सरकार जो है वो बच्चों को पैसा दिया करे। तो 25,000 रुपए इसके तहत जो है, मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक स्वास्थ्य खराब है किसी का तो हेल्थ कार्ड में नोट रहेगा, उसके आधार पे जो है वो राज्य सरकार देगी। अभी मैं आपको इसका डिटेल बताता हूं। तो ये सबसे पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश ने ये चालू किया है। तो क्या है भाई? ये स्कूल हेल्थ प्रोग्राम के तहत ये डिजिटल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम 6 मई 2023 को प्रारंभ हुआ है। ठीक, 6 मई 2023 को प्रारंभ हुआ है। नगरीय विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत, पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा लखनऊ के 3 स्कूलों में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। नगर निगम के स्कूलों में बच्चे पढ़ने वाले 1765 विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का डिजिटल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड, डिजिटली उसको क्या किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा। उसके आधार पे जिनका स्वास्थ्य खराब है उनको इसके तहत क्या दिया जाएगा, 25,000 रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी दिया जाएगा। सॉरी, याद रखिएगा, 25,000 का स्वास्थ्य बीमा। इसका मतलब जब कैजुअलिटी आती है ना, जब दिक्कत आती है तो आपको 25,000 रुपए राज्य सरकार के साइड से प्रोवाइड कराया जाएगा इसमें। ठीक, चलो, और इस प्रोग्राम को साथ ही ये लॉन्च करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया, ये भी याद रखना। सी हैरियर संग्रहालय कहां स्थित है? सी हैरियर संग्रहालय बेंगलुरु, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पणजी। तो ये स्थित है विशाखापट्टनम में,
याद रखिएगा सी हैरियर। सी हैरियर जो था एक लड़ाकू विमान था जो 2006 में क्या किया गया था, रिटायर किया गया था, उसी को यहाँ पे रखा गया है। सी हैरियर संग्रहालय के निर्माण की राशि 10 करोड़ रुपए है। यह संग्रहालय विशाखापट्टनम के आरके बीच रोड पर राजीव गांधी स्मृति वन में स्थित है। आरके बीच रोड पर गोवा से विशाखापट्टनम लाया गया सी हैरियर विमान को, ठीक, सॉरी इसको याद रखिएगा 2016 में भारतीय नौसेना द्वारा मुक्त किया गया था। आप सीधा याद रखिएगा, उससे रिलेटेड यहाँ पे संग्रहालय बनाया गया है और सी हैरियर क्या था, एक विमान था। तो यहाँ पर विशाखापट्टनम में ऐसे दो और संग्रहालय हैं, पहला आईएनएस कुरसुरा संग्रहालय और TU 142 वायु सेवा परिवहन संग्रहालय। अब उसके बाद आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में तीसरा रक्षा संस्थान होगा। ठीक, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। मई 2023 में किस अभिनेता ने फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है? अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, सलमान खान, रणवीर सिंह। आंसर दीजिए आप लोग। यहां पर फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है सुनील शेट्टी ने, इसके ब्रांड एम्बेसडर है वायु के। आपको ऐसे भी पूछ सकता है वायु एक क्या है, वायु क्या है, एक फूड डिलीवरी ऐप, सोशल मीडिया एप्लीकेशन, या दो चार ऑप्शन देके आपको पूछ सकता है। तो इसको याद रखिएगा, फूड डिलीवरी ऐप है जिसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी हैं। इस ऐप की सर्विस अभी मुंबई में चालू की गई है, बाद में आगे चल के किया जाएगा इसका। ठीक, ब्रांड एम्बेसडर और निवेशक के रूप में शामिल किया गया सुनील शेट्टी को, और इसके वायु ऐप के संस्थापक अनिरुद्ध कोटगिरे और मंदार लांडे हैं। ठीक, याद रखिएगा। हाल ही में 7वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 कब से कब तक मनाया जा रहा है? 14 से 20 मई 2023, 15 से 21 मई 2023, 12 से 19 मई 2023, 17 से 22 मई 2023, 15 से 21 मई 2023 तक मनाया जा रहा है। सड़क क्या, वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत क्या किया जा रहा है? सड़क दुर्घटना से संबंधित बचाव के लिए, मतलब एक जागरूकता अभियान है। देखो भारत में आप देखेंगे जब, तो यहाँ पे 1.3 मिलियन एक्सीडेंट हर साल हो रहा है। ठीक है, वैश्विक तौर पर मतलब बात कर रहा हूं, सिर्फ भारत की बात नहीं है। 1.3 मिलियन एक्सीडेंट हो रहा है, 13 मिलियन लोग सड़क एक्सीडेंट से घायल हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो मौतें हो रही हैं या जो लोग चोटिल हो रहे हैं वो सड़क दुर्घटना में हो रहे हैं। ठीक है, तो जिसके कारण से सड़क दुर्घटना से संबंधित कई सारे प्रावधान, हेलमेट लगाना अनिवार्य किया गया जो कोई लगाता नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है वो प्रावधान में शामिल की गई। उसी की तरह सड़क सुरक्षा सप्ताह भी चालू किया गया, बीच बीच में ऐसे करते रहते। तो कब कब क्या किया गया? संयुक्त राष्ट्र, वैश्विक रूप से बोल रहा हूं ना, और जो आंकड़ा बताया वो भी वैश्विक था। 15 से 21 मई 2023 भी आंसर आएगा इसका। यहाँ पे देखिए मनाया गया 15। मुख्य विषय क्या था? स्ट्रीट्स फॉर लाइफ, रीथिंक मोबिलिटी, इसका जो था मुख्य विषय था। उद्देश्य था सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक, याद रखिएगा। 10 से 29 अप्रैल 2023 को पद्मा देसाई का निधन हो गया। वह क्या थी? अर्थशास्त्री, इतिहासकार, पर्यावरणविद, साहित्यकार। क्या थी पद्मा देसाई? पद्मा देसाई थी अर्थशास्त्री, ये आंसर आएगा। पद्मा देसाई ये अर्थशास्त्री थी। इनको जो है वो पद्म भूषण भी मिला है। यहाँ पर देखिए भारतीय मूल की अमेरिकी अर्थशास्त्री थी और इनको 29 अप्रैल 2023 को यूएसए में इनका निधन हो गया और इनको 2009 में पद्म भूषण भी मिला हुआ था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक, तो ये याद रखिएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 160, 165, 161, 150। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मतलब प्रेस के मामले में, फ्रीडम में भारत का स्थान क्या है? 160, 165, 161, 150। इसका स्थान है 161। सी आएगा आंसर, 161। यहां पर देखेंगे भारत का स्थान अपने आसपास के देशों से भी खराब है। यहीं पर आप अगर कहीं देखते हैं पाकिस्तान की स्थिति तो 150 में। भारत जो है पिछले साल, याद रखिएगा, अगर 2022 के आधार पे आपको पूछेगा तो भारत 150वें पोजीशन पे था। ठीक, 2023 में कितना पोजीशन पे है? 161। ये बहुत पूछता है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है ये। आप अगर देखो वर्तमान में पाकिस्तान की 150 है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। श्रीलंका देख लीजिए 135 है, 95 नेपाल है, 90 जो है भूटान है रैंक। लेकिन भारत की स्थिति बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, 161 पायदान पे पहुंच गया है। पिछले बार 150 था। ठीक, यहाँ पे और मैं आपको डिटेलिंग यहाँ पर का बता देता हूँ, लेकिन भारत की स्थिति ही बेसिकली आप याद रखिएगा। भारत की स्थिति की बात करेंगे अपन तो 161वां स्थान, स्कोर है 36.62। स्कोर को अभी तक नहीं पूछा है लेकिन फिर भी वर्ष 2022 में 150वां स्थान था, स्कोर 41 था। पड़ोसी देशों की स्थिति मैंने बताई, श्रीलंका 135, भूटान 90, पाकिस्तान 150वां स्थान, नेपाल 95, बांग्लादेश 163 पिछड़ा हुआ है भारत से।
बांग्लादेश इसमें। ठीक, तो पड़ोसी देशों का याद रखने की जरूरत नहीं, भारत का याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 161 है, याद रखिए। अप्रैल 2023 में किसे मेलकम आदिसेशिया पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? उत्सा पटनायक, प्रभात पटनायक, प्रोफेसर डीपी सिंह और सौम्या स्वामीनाथन। किसे क्या दिया गया है? आदिसेशिया पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो ये आंसर आएगा उत्सा पटनायक, आदिसेशिया पुरस्कार दिया गया है, ये उत्सा पटनायक मैडम। ठीक, उत्सा पटनायक को दिया गया आदिसेशिया पुरस्कार। अब उत्सा पटनायक कौन है देख लेते हैं थोड़ा इनके बारे में। 2 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसमें दे दी जाती है। मेलकम एंड एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट चेन्नई के द्वारा 2000 में स्थापित किया गया था ये जो पुरस्कार, और यह विकास अध्ययन के विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अध्ययन के क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को ये दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, आगे देखिए। अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार ने किसे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एनटीआरओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? अध्यक्ष नियुक्त किया एनटीआरओ का, देखिए बताइए। अमित सिंह, अरुण सिन्हा, अनिल धस्माना, सतीश झा। एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अरुण सिन्हा, ये आंसर आएगा बी। अरुण सिन्हा को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। एनटीआरए जो है ना, वो एनएसए के अधीन एक संस्था है। ठीक है, एनएसए के अधीन एक संस्था है। चलो, अरुण सिन्हा जो थे वो एसपीजी के पूर्व प्रमुख थे। पहले जो थे एसपीजी के प्रमुख थे अनिल सिन्हा। ठीक है, और इससे पूर्व वो एनटीआरओ में 2 वर्षों तक सलाहकार के रूप में उन्होंने एनटीआरओ में काम किया था, और अब उसका प्रमुख बना दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा एनटीआरओ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। एनटीआरओ के बारे में देखेंगे, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। तकनीकी खुफिया एजेंसी है, जैसे एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है ना, सीबीआई वगैरह रहती है, वैसी कोई एजेंसी रहती है ना, वैसी एनटीआरओ भी एक एजेंसी है। पीएमओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन है, बताया एनएसए के अधीन है पीएमओ के अंदर। इसका मुख्यालय जो है एनटीआरओ का नई दिल्ली है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए। अप्रैल 2023 में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 20 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 28 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया 26 अप्रैल को। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। अप्रैल 2023 में जारी खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाले देशों में भारत का स्थान क्या था? पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वालों में भारत का स्थान, याद रखिएगा, चौथा स्थान था। ठीक, 4th सी, चौथा स्थान। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। यहां पे देखिए, अमेरिका ने सबसे ज्यादा सैन्य खर्च किया है। देखिए, सैन्य खर्च के अंतर्गत जो मिसाइल वगैरह खरीदते हैं, जो लड़ाकू विमान वगैरह खरीदते हैं, वो सब भी आता है सैन्य खर्च के अंतर्गत। और क्या क्या आता है उसमें? आपका फूड वगैरह, सारा जितना सेना से संबंधित खर्च सबसे ज्यादा किया है किसने? यूएसए ने, 877 बिलियन डॉलर। जीडीपी में 3.5, उसकी कुल जीडीपी का 3.5% उन्होंने किस पे खर्च किया है? सेना पे खर्च किया है। चीन ने 292 बिलियन डॉलर, कुल जीडीपी का 1.6% उन्होंने खर्च किया उसमें। रसिया 3rd स्थान पे और भारत 4थे स्थान पे 81.4 बिलियन डॉलर में खर्च किया है, जहां जीडीपी का परसेंट कितना है? 2.4%। मतलब टोटल जीडीपी का 2.4% भारत जो है वो सैन्य मामलों में खर्च करती है, जबकि यूएसए 3.5% खर्च करती है। यहाँ पे 1.6 करते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष अजय बंगा, अजय सिन्हा, डेविड मालपास, विवेक अग्निहोत्री। तो ये नियुक्त किए गए हैं अजय बंगा। अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। और वर्ल्ड बैंक क्या करता है? एक वित्त पोषण संस्था है। मतलब जो भी विकासशील देश हैं, डेवलपमेंट कंट्री है, विकास की आगे दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे देशों को ये वित्त प्रदान करने का, पैसा प्रदान करने का काम करता है वर्ल्ड बैंक। ठीक, तो ये याद रखिए, वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पे देखिए आप, ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी तथा मास्टर कार्ड के पूर्व अध्यक्ष एंड सीईओ। 3 मई 2030 को विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष नियुक्त हुए। ये रैंक याद रखिएगा, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। इस पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं अजय बंगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक,
2 जून 2023 को इन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है। 5 वर्ष का कार्यकाल था। डेविड मालपास का इन्होंने स्थान लिया। इसके पहले कौन थे 13वें जो अध्यक्ष वर्ल्ड बैंक के? वो डेविड मालपास। इस क्वेश्चन को पूछ चुका है व्यापम खुद, इसलिए याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। वर्तमान में 2 जून के पहले जनरल अटलांटिक के उपाध्यक्ष थे और 2016 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री भी दिया गया था जय बंगा जी, ठीक, तो याद रखिएगा। प्रयोगशाला पशुओं के लिए विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। इसका आंसर क्या आएगा? 24 अप्रैल आएगा। और 24 अप्रैल के लिए क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, ठीक। और प्रयोगशाला पशुओं के लिए विश्व दिवस मतलब प्रयोगशाला पशुओं को जो संबंधित नुकसान होता है उससे बचने के लिए जागरूकता अभियान है। प्रयोगशाला पशु दिवस है, इस दिन इसीलिए मनाया जाता है, ठीक है। उन लोग को बचाने के लिए एक अभियान चलाया जाता है उसके तहत, ठीक। किस देश के रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्रा को स्थिर करने के लिए स्वर्ण समर्थित डिजिटल मुद्रा जारी करने की घोषणा की है? जिम्बाब्वे, श्रीलंका, पाकिस्तान और भारत। देखो इसको तो पहले समझ लो। देखो जिम्बाब्वे में क्या है, जिम्बाब्वे की जो इकोनॉमी है, जिम्बाब्वे की जो मतलब कि जो पैसा है, जो मुद्रा है, वो कमजोर होती जा रही थी दिन ब दिन। रिसेशन के कारण कमजोर होती जा रही थी, इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया था जिम्बाब्वे का। तो वहां के लोग जो थे वो जिम्बाब्वे की जो मुद्रा है उसको लेने के बजाय डॉलर में पैसा लेना चालू कर दिए थे, क्योंकि उनको पता था कि डॉलर जो है उसका वैल्यू कभी कम नहीं होगा। डॉलर तो अमेरिका का है, यूएस का, तो वहां पर उसका वैल्यू, तो वहां पर पैसा लेना चालू कर दिया, जिसके कारण जिम्बाब्वे का जो मुद्रा था वो और डाउन होना चालू हो गया था। तो जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने एक सोने का सिक्का जारी किया है, स्वर्ण मुद्रा कहते हैं इसको। सोने का सिक्का मतलब पूरा मुद्रा सोने के रूप में आप ले सकते हैं, तो सोने की वैल्यू तो सारे जगह एक समान होगी। तो उसकी इकोनॉमी को, उसके मुद्रा को स्थिर करने के लिए, अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए स्वर्ण मुद्रा के रूप में उन्होंने जारी किया है। तो कौन जारी किया है? जिम्बाब्वे। आंसर क्या आ जाएगा? ए। तो अब देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है वहां, ठीक है। वहां की मुद्रा जो है वो काफी हद तक नीचे जा रही थी, इसलिए ऐसा किया गया है, ठीक। अगला देखते हैं। अप्रैल 2023 में किसे प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? अक्षय कुमार, आनंद कुमार, सुधा मूर्ति, सोनम वांगचुक। अब यहां पर आंसर आ जाएगा क्या? डी, सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक कौन है? जो 3 इडियट्स में यहां पर आप देखेंगे फुंगसुक, रणछोड़ दास चांचड़ था। रणछोड़ दास चांचड़ का असली नाम क्या था? फुंगसुक वांगडू। और वहां पर लास्ट में लद्दाख का स्कूल दिखाया गया था। तो वहां पर वो जो कैरेक्टर जिसके आधार पे बना था जिस व्यक्ति के, वो है सोनम वांगचुक। तो इन्हीं को क्या दिया गया है? संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार, ठीक। यहां पर सोनम वांगचुक स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक निदेशक हैं सोनम वांगचुक, ठीक। तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 अप्रैल 2023 को किसे दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पंकज उदास, विद्या बालन, आशा भोसले, अनुपम खेर। यहां पे दिया गया है ये आशा भोसले को, सी आंसर। पहला जो था अगर आपको पूछेगा तो नरेंद्र मोदी को दिया गया। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। और अभी किसको मिला है? आशा भोसले जी को मिला है। तो मैंने आपको 20 बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करवाए हैं। आगे की भी हम लोग की करंट अफेयर्स की क्लास आएगी, जुड़े रहिएगा। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। उम्मीद है मुझे आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।